हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है फोर्स एंड फंडामेंटल फोर्स एंड द टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और आप सब लोगों को पता है कि फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना, जिस वजह से उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाए, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाए या वो चेंज करने का ट्राई करे, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी बाय विच अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड और इट ट्राइज टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्स को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स वह होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो किसी दूसरे फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये एक फंडामेंटल है, बेसिक फोर्स है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा फोर्स होता है डिराइव्ड फोर्स। डिराइव्ड फोर्स जो होता है ये फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन है, दो बॉडीज है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, तीसरे किसी दूसरे या तीसरे फोर्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इसी तरह से मान लीजिए दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जो होता है वो दोनों एटम्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनके बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हो गया फंडामेंटल, और फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ वो फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका डिराइव्ड। So derived force is that force which depends on the fundamental force, and fundamental force is that type of force which doesn't depend on any other force. वो किसी भी दूसरे फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हमें जो है फंडामेंटल फोर्सेस जो है उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले जो फंडामेंटल फोर्स है उनकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस जो है इसकी हम स्टडी करेंगे। और फंडामेंटल फोर्स मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि ये जो फोर्स होता है वो फोर्स किसी दूसरे फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल फोर्स दूसरे फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, चार नाम याद रखने हैं आपको। तो जो फंडामेंटल फोर्स का फर्स्ट नेम है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स है वो बताऊंगा, जिन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर एलोब्रेटली लिखना है। तो फंडामेंटल फोर्स का जो ग्रेविटेशन फोर्स है दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है, ये आपको याद रखना है। ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स है, ये आप याद रखेंगे। नेचर में जितने भी फोर्स उसमें सबसे कमजोर या सबसे वीक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये हो गया कि इस फोर्स की जो रेंज है वो अर्थ से सन के बीच में भी है, यानी सन और अर्थ के बीच में इंटरेक्शन है। तो कितना सन यहाँ से अरबों किलोमीटर दूर है, फिर भी ये फोर्स जो है वो लग रहा है। थर्ड पॉइंट आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में याद रखना है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। स्पेस है, स्पेस के अंदर एयर नहीं है, वाटर नहीं है, किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्ट करता है। अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस का जो पोर्शन है उसमें कोई भी तरह का मीडियम नहीं है। एटमॉस्फेयर के बाहर जाओगे तो उसके बाद में एयर भी नहीं है। अर्थ से 400 किलोमीटर तक की एयर की जैकेट है, एयर फैली हुई है। उसके बाद में ना एयर है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्ट करता है। यानी इसको अप्लाई होने के लिए, इसको लगने के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है, अगला पॉइंट याद रखना है ग्रेविटेशन फोर्स का, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाओगे, डिस्टेंस आर यहाँ पे डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द टू बॉडीज के बीच में, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स जो है वो इनवर्सली फॉर्म, इनवर्स स्क्वायर फॉर्म के अंदर कम होगा। आर बढ़ाने पे एफ कम होगा और स्क्वायर की फॉर्म में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको याद रखना है अगला पॉइंट कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था।
ये भी आप याद रखेंगे, इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोगों को पता ही है। और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, जितने भी स्टार्स, हेवनली बॉडीज, जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मोशन के लिए जो प्लैनेटरी मोशन है, स्टार्स का मोशन है, गैलेक्सीज का जो मोशन है, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्स जो है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अगला पॉइंट, आपको एक पॉइंट और याद रख लेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब वो फोर्स होता है जो दो बॉडीज के सेंटर के बीच में एक्ट होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सरफेस के अलोंग लगता है। मेरे दोनों हाथों का सेंटर तो यहाँ पर है, लेकिन फ्रिक्शन जब होगा तो वो सरफेस के अलोंग होगा, वो टेंजेंशियल फोर्स है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दो बॉडीज के सेंटर के बीच का फोर्स है। जैसे अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूँ तो इस पेन के सेंटर पे ग्रेविटेशन लगा है, ये आपको याद रखना है। और ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो किसी थर्ड इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस से कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रहा है, तो हमारे स्पेस में, गैलेक्सी में बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, उन प्लैनेट का इफेक्ट इन दोनों फोर्स के बीच का जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड, उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता दिया। अब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये एक्ट होता है ड्यू टू द मास। मास जो है, अगर किसी बॉडी में मास होगा तभी ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा उस पर लगेगा। अगर कोई बॉडी मास लेस है, जैसे एनर्जी जो होती है, जैसे मैं साउंड की वेव्स निकल रही है मेरे मुंह से, तो साउंड वेव्स आर नॉट हैविंग एनी मास, उसमें कोई मास नहीं है, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। अब सेकेंड फोर्स जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपको याद, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये 10⁻⁻15 मीटर टू, पहला तो ये ध्यान रखो कि ये चार्ज की वजह से लगता है। चार्ज जब मूव करते हैं, मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स याद लगता है। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। सेकंड, आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये 10⁻⁻15 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स के बीच में ये फोर्स लगता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। दो चार्जेस के बीच के मीडियम पे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। फोर्थ पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है, ये मैं आपको पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फिर आपको याद रखना है कि ये जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स भी सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी ये दो चार्जेस के बीच के सेंटर्स के ऊपर ही लगता है। सिक्स पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है अच्छे से, वो ये याद रखना है कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कुलम ने इसको डिस्कवर किया था, जैसे न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी वैसे ही इसमें साइंटिस्ट का नाम रखना है आपको कुलम। तो कुलम जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कुलम्स लॉ ऑफ चार्जेस के बीच के जो फोर्स है वो बहुत फेमस लॉ है, उसको हम सेकेंड, अगला जो क्लास है 12th क्लास है उसके अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दिया है। अब थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स जो है हमारा, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है। सबसे पहले इसका ए पॉइंट समझ लीजिए, ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है। जो भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना है। फोर्स की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, यानी ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ये वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद में आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये जो हमारा फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी इसकी फोर्स की जो लिमिट है वो बहुत ही कम है, यानी न्यूक्लियस की जितनी बाउंड्री होती है, यानी 1 फर्मी
10⁻⁻10 मीटर जो होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम उसको कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद में ये फोर्स जो है वो वीक होता जाता है और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और उसके बाद में आप याद रखेंगे कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। एक पॉइंट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप सब बच्चे जानते होंगे, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। फिर याद रखना है कि इसके फोर्स की डिपेंडेंस डिस्टेंस पर किस तरह से है, वो अभी तक येट इट इज नॉट नोन। जो हमारा ये वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसमें भी मैंने आपको बताया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो वो पॉइंट इसमें इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो F की वैल्यू जो है वो R पे किस तरह से डिपेंड करती है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमेंशन बहुत छोटा होता है, इसलिए उसकी स्टडी जो है अभी भी चल रही है। जैसे जैसे साइंस डेवलप होगी, हो सकता है आने वाले कुछ ईयर्स में पता चल जाए कि ये फोर्स की जो क्या प्रॉपर्टी और ये फोर्स क्यों लगता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूक्लियर फोर्स के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर ऑफ जो फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इस न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके कंपैरिजन में ये वीक है। तो ये आपको एक थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। फिर उसके बाद में जो न्यूक्लियस के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो डिसइंटीग्रेशन इसकी वजह से ही होता है। इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज भी आपके याद रखनी है 10⁻⁻10 मीटर ही होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक पार्टिकल के बारे में तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा एटम के अंदर क्या होता है कि जब हम दो प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड कराते हैं, दो न्यूट्रॉन्स को कोलाइड कराते हैं, तो कोलाइड करवाने पर जो पार्टिकल्स है वो टूटते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स को कोलाइड करने पे जो टुकड़े बनते हैं उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या होता है कि बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई, मेसॉन, बोसॉन वगैरह, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। आई होप आपको मेरी आज वाली जो क्लास है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में आई होगी।